प्रिय छात्र छात्राओं, व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम बीए भाग तृतीय में निबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि विचारात्मक निबंध क्या होते हैं और उसकी क्या विशेषताएं होती है, और यदि उसके भेद किए जाएं तो कुल कितने भेद संभव हैं या माने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि निबंधों में ऐसे निबंध जिनमें तर्क, बुद्धि और विचार का प्राधान्य रहता हो और साथ ही साथ वो गंभीर, सुनियोजित और विश्लेषणात्मक तरीके से लिखे जाते हों, ऐसे निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। छोटी परिभाषा के रूप में लिखें तो आप इतना लिख सकते हो कि जिन निबंधों में विचारों का प्राधान्य अन्य बातों की अपेक्षा अधिक रहता है, और साथ में फिर और जोड़ना चाहते हो इन जिनमें तर्क, बुद्धि और विचार का प्राधान्य रहता है। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर। कुछ विशेषताएं तो वही रहेंगी जो परिभाषा में है, जिसे हम शुरुआत करते हैं उसी से करते हैं कि विचारात्मक निबंधों में तर्क, बुद्धि, विचार इत्यादि का प्राधान्य रहता है। किन किन चीज़ों का प्राधान्य रहता है या प्रधानता रहती है? विचार, बुद्धि और तर्क की प्रधानता रहती है। दूसरी जो बात इसमें आएगी वो ये होगी कि ये निबंध गंभीरता लिए होते हैं, विचारों की गंभीरता इनमें होती है। तो वो विचार गंभीर होते हैं, उनमें सुनियोजित रूप होता है उनका, और उनमें विश्लेषणात्मकता की प्रवृत्ति होती है। तीन चीज़ें हैं, गंभीरता होती है, सुनियोजित होते हैं और विश्लेषणात्मक होते हैं। तीसरी जो विशेषता इसकी निकल कर के आती है वो है, जब विचारात्मक बात होती है तो विचार में दो तरह की चीज़ें आती है। या तो किसी चीज़ का हम समर्थन करते हैं या हम किसी चीज़ की खिलाफत करते हैं। तो उसी आधार पर यदि हम किसी सिद्धांत का, किसी विषय वस्तु का, किसी सामाजिक प्रथा का या सामाजिक रीति का समर्थन करते हैं तो वहाँ हम उस रीति विचार का क्या करेंगे? मंडन करेंगे, महिमामंडन करेंगे। और यदि हम विचारों से उस चीज़ का विरोध करते हैं तो वहाँ उसके विरोध में खंडन करेंगे, और खंडन में हम तर्क भी देंगे, वितर्क भी देंगे। तर्क और वितर्क दोनों चलेंगे, जो खंडन और मंडन की एक खास प्रक्रिया होती है। तो इसमें खंडन और मंडन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। चौथी जो बात आएगी वो है, जब किसी चीज़ पर हम विचार करते हैं, किसी चीज़ का पक्ष लेते हैं, किसी चीज़ का विरोध करते हैं या फिर खंडन या मंडन करते हैं, तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान की प्राप्ति करें, तब जाकर के हम उस विषय पर अपने विचार पूर्ण तथ्यों के साथ रख पाएंगे। यदि विरोध कर रहे हैं तो तर्क दे पाएंगे, और यदि पक्ष रख रहे हैं तो हम उसका पक्ष में तर्क रख पाएंगे। और वो तर्क और वितर्क कब हो पाएंगे? जब हमें उस विषय की पूरी और गहरी जानकारी होगी। तो ऐसे विषय में ज्ञान राशि जो है उसका अद्भुत भंडार पाया जाता है, तगड़ा भंडार होता है ऐसे निबंधों में। कहीं न कहीं से वो जो ज्ञान है वो ज्ञान इस निबंधों में कूट करके भरा रहता है। फिर जब ज्ञान है और गंभीरता है तो दोनों से देखिए कि विषय की भी गंभीर जानकारी होती है। विषय पर गंभीर चिंतन होता है निबंध में, तो वो गंभीर चिंतन होने के कारण पाठकों पर भी इसका असर पड़ता है। तो पाठक जो हैं उन पर भी बौद्धिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पाठक जो पढ़ता है उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो इस पर बौद्धिक तौर पर गहन चिंतन करे। अब जो चिंतन करेगा तो उसको भी चिंतन की राह मिल जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे निबंधों में
गंभीर जानकारी प्राप्त करने के कारण लेखक के जो जानकारियाँ देता है तो पाठक भी उसको प्राप्त करेगा, और वो जानकारियाँ गंभीर ज्ञान प्राप्त करने के कारण पाठक को भी एक चिंतन का मार्ग प्रस्तुत हो जाता है, उसको चिंतन करना ही पड़ता है। तो ये उसकी आदत में शामिल, और वो भी एक बौद्धिक व्यक्तित्व का मालिक हो जाता है। अगली विशेषता जो हम उसमें शामिल कर सकते हैं वो इससे जुड़ी हुई है कि ऐसे निबंधों में बौद्धिक चिंतन के क्षणों की अनुभूति होती है, इसलिए इन्हें हम बौद्धिक अपने चिंतन के क्षणों की अनुभूति भी कह सकते हैं, या बौद्धिक अनुभूति चिंतन की, या चिंतन के क्षणों की बौद्धिक अनुभूति कहते हैं। कैसे बता तो दिया, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि ऐसे निबंधों में बौद्धिक चिंतन होता है। कहाँ से आया बौद्धिक चिंतन उसका? वह व्यक्ति एक बौद्धिकता लिए होता है जो कि निबंध रख रहा है, निबंध हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो उस निबंधकार ने बौद्धिक तौर पर विचार मनन के बाद उस विषय वस्तु के प्रति जो चिंतन उत्पन्न किया है, और उस चिंतन के फलस्वरूप उसको जो अनुभूति हुई है खुद के भीतर, जो अनुभूति हुई है, वो अनुभूति कैसी अनुभूति होगी? वो उन बौद्धिक चिंतन के क्षणों की अनुभूति होगी। तो इसलिए इन निबंधों के बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे निबंधों को बौद्धिक चिंतन के क्षणों की अनुभूति कहा जा सकता है। एक और विशेषता इसमें होती है कि जैसे भावात्मक निबंध जो हमने देखे थे उनमें क्या देखा था कि इनमें भावात्मक निबंधों में क्या नहीं पाया जाता है, वैयक्तिक क्या पाया जाता है? वैयक्तिक संस्पर्श अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि विचारात्मक निबंधों में वैयक्तिक अनुभूतियों का संस्पर्श बहुत क्षीण होता है, बहुत कमज़ोर होता है। इसमें बौद्धिक अनुभूतियाँ हैं, न कि वैयक्तिक या भावुक अनुभूतियाँ, बल्कि कैसी अनुभूतियाँ हैं? बौद्धिक अनुभूतियाँ हैं। तो बौद्धिक अनुभूतियाँ होने से ये समझा जा सकता है कई बार कि इनमें संवेदनशीलता नहीं होती होगी, होती है, इनमें बौद्धिक संवेदनशीलता भी होती है, बावजूद इसके कि उनकी वैयक्तिक अनुभूतियों का अभाव पाया जाता है। किनकी वैयक्तिक अनुभूतियों का? निबंधकार की वैयक्तिक अनुभूतियों का अभाव इस प्रकार के निबंधों में पाया जाता है। इसके बावजूद इनमें संवेदनशीलता होती है। फिर इसके अलावा विषय क्या हो सकते हैं, वो भी एक विशेषता हो सकती है। तो ऐसे निबंधों में साहित्यिक विषय हो सकते हैं, नैतिक विषय हो सकते हैं, कोई राजनीतिक विषय हो सकता है, कोई सामाजिक समस्या का विषय हो सकता है, कोई आर्थिक समस्या को लेकर के कोई विषय हो सकता है, और इन सब विषयों को, इन सब समस्याओं को लेकर के इस निबंध में विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ऐसे निबंध जिनमें कि साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक प्रकार के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को अक्सर विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब जब आप सार्वत्रिक जो चीज़ें हैं, जो सबके हित के लिए आप लिख रहे हो, तो उसमें एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, बहुत तगड़ी आवश्यकता है। वो क्या होती है कि यदि आप पक्षपात करते हो या स्वयं का कहीं झुकाव रखते हो, तो फिर आप ऐसे विषयों पर निबंध नहीं लिख सकते, और न ही वो निबंध विचारात्मक निबंध की श्रेणी में आएगा। तो क्या होना चाहिए? ऐसे निबंधों में तटस्थ भाव से, भाव कैसा? तटस्थ भाव से विषय चाहे अनुकूल हो स्वयं के या उसके प्रतिकूल हो स्वयं के, स्वयं कौन? निबंधकार। वह दोनों पक्षों का तटस्थ रूप से प्रतिपादन करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे निबंधों में तटस्थ भाव से अनुकूल एवं प्रतिकूल पक्षों का
तथा तटस्थ रूप से प्रतिपादन मिलता है। अर्थात निबंधकार का तटस्थ होना, तटस्थ रहना और उसका दिखना भी आवश्यक है, ताकि वह उन विषयों पर अपने विचारों की प्रस्तुति इस तरह से करे कि पाठक को भी ये लगे कि हाँ भाई, निबंधकार सही मायने में विचारों को संतुलित रूप से प्रस्तुत कर रहा है। एक जो और विशेषता हम कह सकते हैं कि चूंकि ये निबंध वैचारिक होते हैं और यदि विचार कोई प्रस्तुत करना चाहता है तो उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है व्यवस्था और संगतता, कि ऐसे विचारों में व्यवस्था भी होनी चाहिए और विचार संगत भी होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो जब इस तरह के वैचारिक निबंध लिखे जाते हैं तो उसमें जो विचार प्रस्तुत किए जाएंगे वो व्यवस्थित होने चाहिए। यदि उन विचारों में व्यवस्था नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, तो आप एक बड़ा विचार जो लेकर के चलते हैं, अन्य सहयोगी विचारों को यदि आप व्यवस्थित रूप से लेकर के नहीं चलते हैं तो वो बड़ा विचार इस निबंध में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है संगतता, अर्थात एक विचार आपने प्रस्तुत किया, उसके बाद दूसरा विचार प्रस्तुत किया, उसके बाद तीसरा विचार प्रस्तुत किया और वे तीनों, चारों, पांचों विचार एक दूसरे का विरोध करते हैं, काटते हैं, तो फिर वो निबंध अच्छा निबंध नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो बात निबंधकार कहना चाहता है वो कह ही नहीं पाएगा। तो यह ज़रूरी है और वो इन निबंधों में पाया भी जाता है कि वैचारिक निबंधों में विचार सुव्यवस्थित और परस्पर संगत होते हैं। अब है एक और जो है, इनमें किस तरह की शैलियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के वैचारिक जो निबंध होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण ज़्यादातर दो प्रकार की शैलियों में ही किया जाता है। एक व्यास शैली जिसमें बात को विस्तार से कहा जाता है, और दूसरी समास शैली जिसमें विचारों को संक्षिप्त करके बताया जाता है, बड़ी बात को छोटे रूप में बताना। और व्यास शैली में छोटी सी बात को पूर्णतया समझाकर बड़े रूप में प्रस्तुत करना, ताकि कहीं समझने में कोई कमी नहीं रह जाए। तो इनमें दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग होता है, व्यास शैली और समास शैली। अब आते हैं भेद, कि विचारात्मक निबंधों के कितने भेद हो सकते हैं। मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार इनके 3 भेद किए जा सकते हैं। पहला भेद होता है आलोचनात्मक निबंध। तो हम यदि पूरा नाम लें तो आलोचनात्मक वैचारिक निबंध, दूसरा विवेचनात्मक वैचारिक निबंध, और तीसरा गवेषणात्मक वैचारिक निबंध। 3 आए, आलोचना, विवेचना, गवेषणा। तो आलोचनात्मक निबंधों में क्या होता है? ऐसे निबंधों में कवियों एवं साहित्यकारों की रचनाओं का सम्यक परीक्षण किया जाता है। इतिहास में, साहित्य के इतिहास में या साहित्य के जितने समय से साहित्य चल रहा है उनमें जो कवि हुए हैं, जो साहित्यकार हुए हैं, उनकी रचनाओं का सम्यक परीक्षण किया जाता है, संतुलित रूप से उनका परीक्षण किया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है, आलोचना की जाती है, समालोचना की जाती है या विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार के निबंधों में हम कह सकते हैं शुक्ल जी के निबंध विशेष तौर पे इसी श्रेणी में आते हैं। खास तौर से मानस की धर्मभूमि, इस तरह का निबंध आता है। दूसरा है विवेचनात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में विवेचनात्मक निबंध, ऐसे निबंधों में गंभीर विषयों पर चिंतन किया जाता है। जो गंभीर विषय चल रहे हैं समाज के तात्कालिक तौर पे, क्यों निबंध हमेशा उस समय जो चीज़ें चलन में होती है, जो प्रचलन में होती है, जो समस्याएं उभर के आ रही होती हैं
या समाज जिनसे पीड़ित होता है या समाज जिनसे लाभान्वित हो रहा होता है, तो उन चीज़ों के जो गंभीर मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बड़ा गंभीर चिंतन मिलता है। तो गंभीर विषयों पर गंभीर चिंतन ऐसे निबंधों में मिलता है। शुक्ल जी का उत्साह जो निबंध है वो इसी श्रेणी के निबंधों में रखा जा सकता है। तीसरे हैं गवेषणात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में प्राचीन ग्रंथ, हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं वो, इतिहास, धर्म जिसको हम मानते हैं, दर्शन जो हमारे जीने की शैली है, तरीका है, जीवन को देखने का जो तरीका है, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, उन तथ्यों की खोज इत्यादि और उनका अनुभव, उनका अध्ययन, उनका अन्वेषण इस तरह के निबंधों में किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ऐसे निबंधों में प्राचीन ग्रंथों, इतिहास ग्रंथों, धर्म दर्शन आदि के ग्रंथों में जो खोज की प्रवृत्ति होती है, उनका अध्ययन एवं अन्वेषण किया जाता है। द्विवेदी जी के निबंध इस श्रेणी में आते हैं। गुलेरी जी का निबंध भी इस श्रेणी में आता है। भारतीय फलित जो द्विवेदी जी का निबंध है और जो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, भारतीय फलित ज्योतिष, तो ये द्विवेदी जी का निबंध है जिसको हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस व्याख्यान में वैचारिक निबंधों पर एक चर्चा की। अब आप एक प्रश्न जो है वो लिख लीजिए कि वैचारिक निबंध क्या होता है, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है और इनके भेदों का विश्लेषण कीजिए। या प्रश्न यदि सामान्य तौर पर एक ही प्रश्न के रूप में यदि मैं पूछूं कि वैचारिक निबंधों को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताएं लिखिए तथा इनके कितने भेद किए जा सकते हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके साथ आज का ये जो हमारा संवाद है मैं उसको यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।